बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। 24 नवंबर के पीटीआई एहतजाज के खिलाफ इस्लामाबाद के ताजिरों की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक हुकूमत और इंतजामिया पर बरहम। कहा, आपने अमन व अमान बहाल करना था मगर आपने पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। दरख्वास्त गुजार ने कहा, हमारे कारोबार को चलने दें। आपने मीडिया पर हर जगह कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पर हम इजाज़त नहीं दे रहे। अदालत ने आपसे कहा था कि शहरियों, कारोबारी लोगों समेत एहतजाजी मुजाहिरीन के बुनियादी हुकूक का ख्याल रखें। पीटीआई से भी पूछूंगा कि अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों की गई। पीटीआई ने गलत किया तो हुकूमत ने भी तो गलत किया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वजारत दाखिला को तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। कुछ रिपोर्ट्स आ गई हैं और कुछ रिपोर्ट्स अभी आना बाकी हैं। स्टेट काउंसिल की जानिब से ये जवाब दिया गया, क्या आप पहली बार अदालत के सामने पेश हुए हैं? ये माहिराना राय वहाँ देनी थी। अदालत स्टेट काउंसिल पर बरहम। अदालत ने केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी। 24 नवंबर को पीटीआई के एहतजाज पर थाना कोहसान में दर्ज मुकदमे में पेशरफ सामने आई है। इस्लामाबाद पुलिस ने 96 नामजद मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। बानी पीटीआई की एहलिया बुशरा बीबी के वारंट गिरफ्तारी जारी। शेख वकास अकरम, उमर अयूब, शेर अफजल मरवत का नाम भी लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। पुलिस ने वज़ीर आला केपी अलीमीन गंडापुर के भी वारंट ले लिए। आलिया हमजा, शुएब शाहीन और अली बुखारी का भी नाम शामिल कर लिया गया। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद पुलिस स्पेशल टीमें तश्कील देगी। ज़राए नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने सफ़ीरों से गुफ्तगू में कहा, स्टेट गेस्ट की आमद पर ही एहतजाजी कॉल क्यों दी गई? अहम मौके पर एहतजाजी कॉल से सियासी जमात की बदनीति साबित होती है। 24 नवंबर को गैर मुल्की वफ़द पाकिस्तान के दौरे पर था। इस रोज़ बेलारूस के सदर इस्लामाबाद आना था। एक जमात ने हैरान कुन तौर पर ये काम किया है और 24 नवंबर के अहम मौके पर एहतजाज का ऐलान कर दिया। माजी में इस जमात ने इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ाम पर भी एहतजाज किया। जुडिशल इंक्वायरी में साबित हुआ कोई इंतखाबी धांधली नहीं हुई थी। इस्लामाबाद में रेड जोन की सिक्योरिटी हमेशा तरजीह रही। इस हवाले से खुसूसी कवानीन नाफिज किए गए। वज़ीर तनाज़ीन शर्जील मेमन ने कहा है कि पीटीआई का टारगेट कोई इदारा या पार्टी नहीं है। पीटीआई की दुश्मनी पाकिस्तान से है। इनका स्क्रिप्ट पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश है। ये लॉबियों के जरिए पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। इनकी ख्वाहिश पाकिस्तान में अनारकी फैलाना है। गंडापुर ने असेंबली के फ्लोर पर कहा कि हथियार भी हैं और पैसा भी है, हम लड़ेंगे। आप किससे लड़ने की बात कर रहे हैं? वो कराची में मीडिया टॉक कर रहे थे। पीटीआई का निशाना या पीटीआई की दुश्मनी जो है वो ना पाकिस्तान के किसी इदारे से है ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से है। उनका टारगेट, उनकी दुश्मनी पाकिस्तान से है। ये जो स्क्रिप्ट लिखा गया है ये पाकिस्तान को बदनाम करने की एक इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा है। अरबों रुपए वो लॉबियस्ट को दिए हुए हैं। वो लॉबियस्ट मुख्तलिफ ममालिक में बैठकर पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं। पीटीआई की लीडरशिप का सिर्फ एक ही गोल है, वो है कि मुल्क में अनारकी फैले, मुल्क में खुदा न खासा चीज़ों को कंट्रोवर्शियल किया जाए। इमरान खान साहब के बिहाफ पे बुशरा बीबी साहिबा आई, सबसे पहले वो भागी। वो जो बहुत बड़ी बातें करते थे गंडापुर साहब, वो भागे। तो ये सब लोग मैदान छोड़ के सबसे पहले भागे। गंडापुर साहब ने किसी असेंबली के फ्लोर पे शायद एक बड़ी तकरीर की और तकरीर में कहा कि हम लड़ेंगे, हम कमज़ोर नहीं हैं, हमारे पास हथियार भी हैं, हमारे पास पैसा भी है। यही लफ्ज़ थे उनके। लेकिन मैं समझता हूँ रियासत से बगावत की का ये मैसेज है। तो वही हथियार जो आप हुकूमतों के ख़िलाफ़ उठाना चाह रहे हो, वही हथियार आप उठा के उन दहशतगर्दों से लड़ो जो आपके जहाँ पे आपकी हुकूमत है वहाँ पे गरीब लोगों को, आम आदमियों को मार रहे हैं, जो पारा चनार में दहशतगर्दी कर रहे हैं, जो बाकी बन्नू में दहशतगर्दी कर रहे हैं, बाकी जगहों में दहशतगर्दी कर रहे हैं। आप में इतनी माशाल्लाह अपनी सलाहियत है, आप अपने आप को इतना बड़ा बहादुर शख्स कहते हैं, तो यही हथियार उठाएं, यही पैसा उठाएं, आप उन लोगों से लड़ें। अब आप अपनी हुकूमत से लड़ने के लिए हथियार कैसे उठा सकते हो? तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि पुरअमन एहतजाज को हमारी कमजोरी न समझा जाए। अफसरान अपनी कानूनी हद से तजावुज न करें। अदालतों में भी जाएंगे और सड़कों पर भी एहतजाज होगा। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के खिलाफ एक्शन लेकर नफरतों को बढ़ाया जा रहा है। हमारी लीडरशिप को नाजायज़ जेल में रखा जा रहा है। एहतजाज करने पर दहशतगर्द करार दिया जाता है। वो पेशावर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हमारी इस पुरअमन एहतजाज को, हमारे इस पुरअमन रवैये को हमारी कमजोरी समझती है तो उसकी गलत फहमी है। मैं उन तमाम ऑफिसर को वाज़ेह करना चाहता हूँ, देखिए
آپ اپنی قانونی حد سے نہ بڑھیں. ہم عدالتوں میں بھی رجوع کریں گے, ہم روڈ پہ بھی اپنا احتجاج جاری رکھیں گے. پختونوں کے خلاف ایک نفرت کی بنیاد پہ جو اقدامات ہو رہے ہیں, یہ تو پاکستان کی توڑنے کی بات ہے. مینڈیٹ چوری کیا گیا, ان کے خلاف ناجائز پرچے کاٹے گئے, ان کو ناجائز جیل میں رکھا گیا, ان کی تمام لیڈرشپ کو ناجائز جیل میں رکھا گیا. جب ہم احتجاج کریں تو ہم دہشت گرد ٹھہرے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا ہے کہ ڈیپ فیک ویڈیوز کو خواتین کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. پاکستان میں ڈیپ فیک ویڈیوز سے متعلق آگاہی کم ہے. ہر پیشی پر مجھے لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ میری ویڈیو ڈیپ فیک ہے. ڈیپ فیک کے ذریعے خواتین کو نشانہ بنایا جاتا ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا فرانسیسی نشریاتی ادارے کو انٹرویو. ایسے کیسز میں عدالتی نظام اور تفتیش کے طریقہ کار کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. سائبر کرائم یونٹ کی صلاحیت میں اضافہ بھی عصر حاضر کی ضرورت ہے. پنجاب حکومت جب تک عزت کا قانون لائی تو کچھ لوگوں نے تنقید کی. کچھ لوگوں نے کہا کہ پنجاب حکومت قانون سازی سے اختلاف رائے کو دبا رہی ہے. آپ لوگوں کو احساس ہو رہا ہے کہ حد تک عزت قانون درست ہے. شبلی فراز کے استعفے کے بعد سینیٹر علی ظفر کا نام جوڈیشل کمیشن کے لیے تجویز. سینیٹر شبلی فراز اور اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب جوڈیشل کمیشن کی رکنیت سے مستعفی ہو گئے تھے. سینیٹر شبلی فراز نے اپنے استعفے میں ہی علی ظفر کا نام جوڈیشل کمیشن کے لیے تجویز کیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی. دونوں رہنماؤں نے پاک سعودی اقتصادی, تجارتی اور سرمایہ کاری تعلقات کے فروغ پر اتفاق کیا. رات میں ملاقات ون واٹر سربراہی اجلاس کے موقع پر ہوئی. سعودی ولی عہد نے 6 ماہ میں 5ویں بار پاکستانی وزیر اعظم سے ملاقات پر خوشی کا اظہار کیا. دونوں رہنماؤں نے 2 طرفہ تعلقات میں بڑی تبدیلی لانے کے لیے مشترکہ عزم کا بھی اعادہ کیا. دونوں رہنماؤں نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے سعودی مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر عمل درآمد کی رفتار پر اطمینان کا اظہار کیا. سعودی ولی عہد نے وزیر اعظم کی دعوت قبول کر لی. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ ملکی معیشت ترقی کے راستے پر گامزن ہے. مہنگائی کی شرح کم ترین سطح پر آ گئی ہے, جبکہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں بھی کمی آئی ہے. آبادی, موسمیاتی تبدیلی اور ہاؤسنگ پر کام کے لیے IMF 3 سال پروگرام ختم ہونے کا انتظار نہیں کریں گے. حکومت کی مداخلت کم کر کے نجی شعبے کو معیشت میں کردار ادا کرنا ہے. Over the last 12 to 14 months, we have made good and significant progress. Stability on the currency side, foreign exchange reserves, which had dipped to 2 weeks of import cover, inflation trajectory, you've seen the figures which come out in November, so it's now at a 78-month low at 4.9%. And what is important for the industry and for the consumers, which is the benchmark rate, which is a 6-month KIBOR. So if that's come down below 13%, گورنمنٹ کی جو انوالومنٹ ہے جتنی منیمم ہو سکے اتنی منیمم کریں. ہم پالیسی فریم ورک دیں, ہم آپ کو پالیسی کنٹینیوٹی دیں, اور جو بھی ہم آپ کو فرسٹ لاس گارنٹیز ہیں یا سبسڈی اماؤنٹس ہیں وہ ہم آپ کو ضرور دیں گے, لیکن ہماری عمل مداخلت بالکل نہیں ہوگی, because it's the private sector which has to lead the country. As much as we are now focused کہ IMF کے ساتھ کل کیا ہے, آج کیا ہے, یہ انتظار نہیں کر سکتے کہ یہ 3 سال کا پروگرام کمپلیٹ ہو جائے and then we deal with it. One is population and the other is climate. And the third thing associated with that, housing. بہت پہلے بھی چیزیں ہو چکی ہیں, earthquake آ چکے ہیں, لیکن 2022 کے جو floods ہیں, was a real wake up call.